हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत। आज के वीडियो में हम फिर से साइंस मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे और आज के लेक्चर में हम पर्टिकुलरली केमिस्ट्री वाले पार्ट को टारगेट करेंगे। ये केमिस्ट्री के रिलेटेड हमारा एक मैराथन रहेगा जिसमें हम अपने FAA के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। वन इज़ केमिकल इक्वेशंस एंड डेटा टाइप्स एंड द सेकंड टॉपिक इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर इससे पहला वाला मैराथन अभी तक आपने नहीं देखा है फिज़िक्स का, तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे साइंस के रिलेटेड। लेक्चर को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टार्टिंग ओवर डिस्कशन अबाउट ओवर क्वेश्चन नंबर 1। डैश रेफर्स टू एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। आपको बताना है वो चीज़ जो कि एक स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है और अगर उसका एक स्पेसिफिक मास है तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मैटर। ठीक है, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। आप सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी एक ब्रांच है साइंस का जिसमें हम स्टडी कर रहे होते हैं इसी मैटर को। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। और अगर मैं किसी भी मैटर की बात करूंगा ना, ठीक है, ये मैटर किसका बना हुआ होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, जिन टाइनी पार्टिकल्स को क्या हम बोलते हैं, एटम्स। ठीक है, और इंटरनली आपको ये भी पता है एटम्स बने हुए होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का। Let us now talk about our question number 2. There are dash states of matter. आपको बताना है मैटर के टोटल कितने स्टेट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। और वो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए। जनरली हम सबको 3 तो पता होती ही होती है। वन इज सॉलिड, सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर इज लिक्विड, थर्ड इज गैसियस स्टेट, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है दैट इज प्लाज्मा, एंड द फिफ्थ स्टेट इज बोस एनस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, सो दीज आर द स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि आप अच्छे से अपनी जगह याद रखोगे बिकॉज इसमें आपको एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन हो सकता है। देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस एनस्टाइन कंडेंसेट। अब इन ही स्टेट्स ऑफ मैटर को हम और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली इफ आई टॉक अबाउट सॉलिड्स, सॉलिड्स जो भी होते हैं ना उनकी एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है। सॉलिड्स की एक डेफिनेट बाउंड्री होती है, इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जनरली जो सॉलिड्स होते हैं दे आर रिजिड एंड अनकंप्रेसिबल, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं जनरली। ठीक है, सो ये सारी प्रॉपर्टीज आप याद रखोगे रिगार्डिंग द सॉलिड्स। लाइकवाइज अगर मैं बात करूंगा लिक्विड्स की, सेकंड स्टेट ऑफ मैटर जो अभी मैंने आपको बताया वो कौन सा होता है, दैट इज लिक्विड। और लिक्विड्स में क्या होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, नो डेफिनेट शेप। लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है एंड इनकी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है, बट इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ये आप याद रखोगे। इनका भी एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है और जो लिक्विड्स होते हैं दे हैव हाई फ्लूइडिटी। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, ये भी आप अपनी जगह याद रखोगे। अगर मैं थर्ड स्टेट ऑफ मैटर की बात करूंगा दैट इज गैस या गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में भी क्या होता है, इनकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, नो डेफिनेट शेप, और ना ही इनकी कोई डेफिनेट बाउंड्री होती है। और जो गैसेस होते हैं ना दे आर हाईली कंप्रेसिबल।
गैस को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं बहुत हद तक। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँगा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, दैट इज़ प्लाज्मा। इट माइट बी न्यू टू यू ऑल, आप इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी याद रखोगे। ये जो प्लाज्मा होता है, इट इज़ हॉट आयोनाइज्ड गैस। अब इस हॉट आयोनाइज्ड गैस की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी अपनी जगह याद रखोगे। लाइकवाइज अगर मैं बात करूंगा लास्ट स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, दैट इज ओवर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की भी आप एक दो प्रॉपर्टीज याद रखोगे। दैट इज ये एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर होता है इन विच सब एटॉमिक particles are cooler to temperature near to absolute zero, absolute zero। बस ये वाला पॉइंट आप याद रखोगे रिगार्डिंग द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब आपको यहाँ पे मास्टरी नहीं करनी है, आपको बस ये स्टेटमेंट अपनी जगह थोड़ा सा याद रख लेना है। एग्जामिनेशन में अगर आपको इस तरीके का कुछ भी दिखेगा, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। हमें यहाँ पे केमिस्ट्री को मास्टरी नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर कैरेक्टरिस्टिक और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है मैटर पार्टिकल्स का और पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। इफ आई टॉक अबाउट ऑप्शन ए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यस इट इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट, इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं ना, उनके बीच में क्या होती है, स्पेस। सेकेंड इज पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली इन मोशन। जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं ना, ये कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, यस इट इज अगेन ट्रू। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। थर्ड ऑप्शन की अगर मैं बात करूंगा, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दीज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द। अगर आपको एक स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना होगा दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो, किसकी मदद से कर सकते हो। बाय चेंजिंग द वॉल्यूम, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग डेंसिटी और बाय चेंजिंग शेप। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। आप स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और बाय चेंजिंग द प्रेशर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपको बताना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विल चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सिंपल आपको ये याद रखना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड अपनी स्टेट चेंज करके क्या बन जाता है, लिक्विड। और एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट हो जाता है टू फॉर्म लिक्विड, उसको बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। लाइकवाइज अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूंगा ना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आपको यह भी याद रखना है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या हो जाता है, विल चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस। और वो टेम्परेचर जहां पे
लिक्विड बॉयल हो जाता है टू फॉर्म वेपर्स, उसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। सेम तरीके पे अगर मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन डी के बारे में कुछ, ये है डेफिनेशन सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन में क्या होता है? सब्लिमेशन चेंज कर लेता है स्टेट ऑफ मैटर को फ्रॉम सॉलिड टू गैस। सब्लिमेशन में डायरेक्टली सॉलिड अपनी स्टेट चेंज करके क्या बन जाता है? गैस। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आती है नैप्थलीन बॉल्स। लास्ट वाला पॉइंट जो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, अगर मैं लिटरल मीनिंग निकालूंगा लेटेंट हीट की, लेटेंट हीट क्या होता है? इट इज हीट एनर्जी required to change the state of matter। लेटेंट हीट का सिंपल मतलब होता है ये एक ऐसी हीट एनर्जी होती है जिसकी मदद से हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। अब अगर फ्यूजन होगा तो उस टाइम पे सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है इनटू लिक्विड। अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा तो उस टाइम पे लिक्विड चेंज हो जाता है टू गैसियस स्टेट। Next question is, dash is a process in which one or more substances are converted to one or more different substances। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और बन जाते हैं एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊंगा, जैसे कार्बन अगर रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे क्या हो रहा है? एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और यहां पे हमें एक या एक से ज़्यादा नए किस्म के सब्सटेंसेस मिल रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। और ये जो यहां पे दो सब्सटेंसेस आ रहे हैं ना, जो दो सब्सटेंसेस या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करेंगे उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। उनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। और जो यहाँ से हमें सब्सटेंसेस रिएक्शन होने के बाद मिल जाते हैं उनको बोला जाता है प्रोडक्ट्स। उनको बोला जाता है प्रोडक्ट्स। ये भी आप याद रखोगे। अब अगर मैं यहीं पे ऑप्शन बी के बारे में आपको बताऊंगा, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को ही अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल अगर मैं फिर से आपको यहां पे दूंगा, जैसे हमने यहां पे लिखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन को मैं लिख सकता हूं सिंबॉलिकली सी से, प्लस ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2 से। तो ये क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मूला क्या है? CO2। तो ये यहाँ पे क्या हो चुकी है? केमिकल रिएक्शन। और इसी केमिकल रिएक्शन को अगर मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। और अगर मैं यहीं पे ऑप्शन सी के बारे में आपको बताऊंगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जहां पे नंबर ऑफ एटम्स फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द रिएक्शन क्या होंगे? इक्वल। ठीक है, जैसे अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूंगा ना, यहाँ पे कार्बन के कितने एटम्स है? एक। और इस साइड से अगर आप देखोगे कार्बन के कितने एटम्स है? एक। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स आ रहे हैं? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स आ रहे हैं? 2। तो हम बोल सकते हैं ये तो एक केमिकल इक्वेशन है और साथ ही साथ ये क्या है? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यानी कि इक्वेशन के दोनों साइड से नंबर ऑफ एटम्स क्या है? बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर? आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इनमें से कौन सी केमिकल फॉर्मूला होती है ब्लीचिंग पाउडर की। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, CaOCl2। इट इज़ द केमिकल फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर। और इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
सेम तरीके पे अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँगा ना, CaSO4 हाफ ऑफ H2O, ये किसकी केमिकल फार्मूला है? इट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर POP। और इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूंगा, NaHCO3, ये किसकी केमिकल फार्मूला है? इट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। और इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है? इसको पढ़ा जाता है एज सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और अगर मैं ऑप्शन डी की बात करूंगा ना, CaCO3, ये किसकी केमिकल फार्मूला है? इट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइमस्टोन, जिसको आप चौक भी बोलते हो। और इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। केमिकल चेंज में इन्वॉल्व। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज का क्या मतलब होता है। केमिकल चेंज की मीनिंग सिंपली आप मान सकते हो, जब एक सबस्टेंस की प्रॉपर्टीज़ या केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है ना ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, उसी चेंज को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। आपको बताना है केमिकल चेंज में क्या क्या चेंज आ सकती है एक सबस्टेंस के अंदर। चेंज इन स्टेट एंड कलर ओनली, चेंज इन कलर एंड टेम्परेचर ओनली, चेंज इन स्टेट एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी। केमिकल चेंज में एक सबस्टेंस का स्टेट भी चेंज हो सकता है, उसका कलर भी चेंज हो सकता है, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, और यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी। लेट अस नाउ मूव टू ओवर क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन? आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस, इसमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है केमिकल रिएक्शन की। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूंगा, डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्योंकि डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है? फूड का जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और अगर हम कैंडल वैक्स को बर्न करेंगे तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन की। सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग। अगर कैंडल का जो वैक्स है अगर वो मेल्ट हो रहा है तो ये एक एग्जाम्पल नहीं है केमिकल रिएक्शन की, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल वैक्स है वो खाली अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, उसकी स्ट्रक्चर में चेंज आ रही है, तो हम उसको फिजिकल चेंज बोल सकते हैं, ना कि केमिकल चेंज। क्योंकि वो सॉलिड से लेटर से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, लेकिन उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उस पर कोई भी चेंज नहीं आ रही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन? आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सा टाइप नहीं है केमिकल रिएक्शन का। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कोरोजन। कोरोजन इज नॉट अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। और अगर मैं कोरोजन की डेफिनेशन आपको बताऊंगा, इसका सिंपल मतलब होता है स्लो डिटरेशन ऑफ मेटल्स। स्लो डिटरेशन ऑफ मेटल्स को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। और कोरोजन जो है इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और अगर मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करूँगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन भी एक टाइप होता है, डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप होता है, लाइकवाइज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी एक टाइप होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी पैटर्न पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन,
एक टाइप होता है केमिकल रिएक्शन का। रिडक्शन रिएक्शन, ये भी एक टाइप होता है केमिकल रिएक्शन का। इन सब के बारे में हम आगे वाले क्वेश्चंस में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्मड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। आपको बताना है वो कौन सा टाइप होता है केमिकल रिएक्शंस का जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। उस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स, लेट अस से अगर एक रिएक्टेंट है ए और दूसरा रिएक्टेंट है बी, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक नया प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, लेट दैट प्रोडक्ट बी सी। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊंगा, दैट इज बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल मैं आपको सबसे अच्छी एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ बिकॉज आपको एग्जामिनेशन में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बर्निंग ऑफ कोल इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सो ऑन। तो बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है, जो हमारा कोल होता है जो कि कार्बन होता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, जब ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सिंपल तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहीं पे मैं आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में भी बताना चाहूँगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा। यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। इस तरीके पे एक सिंगल रिएक्टेंट यहाँ पे है और ये ब्रेक डाउन हो गया इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन की मीनिंग ही है ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ये भी आप अपनी जगह याद रखोगे। और इसकी भी एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊंगा, जैसे अगर H2O मीन्स वाटर, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट में अंडरस्टैंड कराना चाहूँगा। अब अगर आप ये वाली केमिकल इक्वेशन देखोगे ना, इट इज़ नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसको बैलेंस किस तरीके से किया जा सकता है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं दोनों साइड से। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स आ रहे हैं, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स आ रहे हैं, 2। यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स। किस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे इसको 2 अपेंड करूँगा ना, 2 2 जार कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स आ रहे हैं तो यहाँ पे भी मैं इसको 2 लगा सकता हूँ। यहाँ पे भी 2 2 जार कितना हो गया, 4। हाइड्रोजन के 4 एटम्स आ रहे हैं और ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम्स आ रहे हैं, 2। और यहाँ से ऑलरेडी ऑक्सीजन के कितने एटम्स आ रहे थे, 2। तो इस तरीके से हम एक केमिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस। आपको केमिकल इक्वेशन के बैलेंसिंग पे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी कम हैं, बट यहाँ पे आप याद रखोगे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डैश रिएक्शन is a type of reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its compound। आपको बताना है वो कौन सा टाइप होता है केमिकल रिएक्शन का जहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको पहले बेसिक एग्जाम्पल बताऊंगा, जैसे A plus BC gives AC plus B। यहाँ पे कंपाउंड क्या था, BC, लेकिन यहाँ पे मैं लेटर से अज्यूम कर रहा हूँ A जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, और B यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो इसने क्या कर दिया, ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया, एक ने कंपाउंड बनाया किसके साथ, सी के साथ, और बी को डिस्प्लेस कर दिया, बी यहाँ पे अलग से निकल गया, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब अगर मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, लेट अस से जिंक, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ कॉपर सल्फेट, CuSO4। CuSO4 स्टैंड्स फॉर कॉपर सल्फेट। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे ना, तो ये यहाँ पे बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे सिंपली क्या हुआ, जिंक क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, इसने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको रिएक्टिविटी भी थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना होगा। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूँगा ना, 2-3 एलिमेंट्स आप याद रखोगे। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है जिंक, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है लेड, और उसके बाद आता है कॉपर। 2-3 आप याद रखोगे, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। और यहीं पे मैं अब आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज होता है किनका, आयंस का। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। फिर से एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊंगा, AB या लेट अस से AD प्लस BC गिव्स AC प्लस BD। तो क्या हुआ, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। A जो है वो अब उसने कंपाउंड बनाया किसके साथ, C के साथ, और D ने कंपाउंड बनाया किसके साथ, B के साथ। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, अगर मैं लूंगा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से मैं लूंगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपको प्रॉपरली चीज़ें समझ में आ जाएगी। लास्ट वाला पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, इन केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कैटाइंस एंड एनाइंस क्या करते हैं, दे स्विच पार्टनर्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। यहां पे पार्टनर्स ये क्या करते हैं, आपस में स्विच कर लेते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। लास्ट वाला पॉइंट जो आप यहां पे याद रखोगे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कैटाइंस क्या होते हैं, कैटाइंस का सिंपली मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। इसके बारे में भी हम आगे थोड़ा सा और बात करेंगे जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंड करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। और एनाइंस क्या होते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो होपफुली यहां तक आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। लेट अस टॉक अबाउट और क्वेश्चन नंबर 13। ऑक्सीडेशन इन केमिकल रिएक्शन इज डैश। आपको बताना है केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है। लॉस ऑफ नाइट्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गेन ऑफ ऑक्सीजन। सिंपली आपको याद रखना है, इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन हम एक केमिकल रिएक्शन को बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर रिएक्शन के अंदर क्या होता होगा, एडिशन और यू कैन से गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हम एक रिएक्शन को बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर रिएक्शन के अंदर क्या होता होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लाइकवाइज अगर मैं बात करूंगा रिडक्शन रिएक्शन की, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, इसका अपोजिट। रिडक्शन रिएक्शन में इसका अपोजिट होता है। क्या मतलब है इसका, इन केस ऑफ रिडक्शन रिएक्शन यहां पे होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे बहुत चांसेस है क्वेश्चन आने के। लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। देर इज वन मोर टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब होता है? ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन होती है साइमल्टेनियसली। एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो जाती है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। री स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ओ एक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल से आप यहाँ पे समझो, जैसे अगर मैं यहाँ पे लूँगा CuO प्लस, अगर मैं इसको रिएक्शन करवाऊँगा हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे मैं इसको क्या दूंगा, लेटर से इसको मैं हीट पास कर रहा हूँ, तो कॉपर यहाँ से अलग निकलेगा प्लस H2O वाटर अलग से निकलेगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करो, ये जो कॉपर यहाँ पे आ रहा है ना, इसके साथ क्या था? ऑक्सीजन का एक एटम था, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे प्रोडक्ट साइड से क्या हुआ, यहाँ पे ये खाली कॉपर रहा, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हुआ? रिमूव हुआ। जब भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लाइकवाइज यहाँ पे हाइड्रोजन अकेले था, अब यहाँ पे क्या हो चुका है? हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड हो चुका है? ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो ओवरऑल में इस रिएक्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ? रिडॉक्स रिएक्शन। वाई? बिकॉज यहाँ पे इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुआ एज वेल एज रिडक्शन भी हुआ। Question number 14 is dash is any chemical reaction that absorbs heat from its environment. आपको बताना है वो कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है जो कि रिएक्शन के टाइम पे हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का अगर मैं आपको सिंपल मतलब बताऊंगा, दैट इज ये एक ऐसी रिएक्शन होती है इन विच energy is supplied. Energy is supplied. एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे रिएक्शन करवाने के लिए यही से एनर्जी सप्लाई की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊंगा एंडोथर्मिक रिएक्शन की क्या है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रिगार्डिंग द एंडोथर्मिक रिएक्शन। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या निकलता है? ऑक्सीजन। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। लाइकवाइज अगर मैं बात करूंगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे एनर्जी जनरेट हो जाती है। एक ऐसी रिएक्शन जहां पे एनर्जी जनरेट हो जाती है, वहां पे इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन हमें एनर्जी यही से सप्लाई करनी पड़ती है, वाइल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन के टाइम पे वही से एनर्जी जनरेट हो जाती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? यही जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, और यहाँ पे क्या होती है? एनर्जी जनरेट, एनर्जी। ठीक है। सो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस पैटर्न पे कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज रेंसिडिटी। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इसमें से किसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल प्रेजेंट इन फूड।
यानी कि जब फूड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है, पर्टिकुलरली उस फूड पे जिसमें ऑयल या फैट अवेलेबल होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। और सिंप्लीफाई अगर मैं रेंसिडिटी टर्म को यहाँ पे करूँगा, रेंसिडिटी एक रिएक्शन होती है जिसमें फूड कंटेनिंग फैट और ऑयल, इसका टेस्ट एंड कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू, एलिमेंट्स को डिवाइड किया जाता है इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एलिमेंट्स को डिवाइड किया जाता है इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स को हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखोगे। अब ये एलिमेंट्स क्या चीज़ होती है, मैं आपको वापस से इसको अंडरस्टैंड कराना चाहूँगा। जहाँ से हमने लेक्चर को स्टार्ट किया था, वी फर्स्टली टॉक्ड अबाउट मैटर। ये जो मैटर होता है ना, मैटर के दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप ऑफ मैटर होता है जिसको हम बोलते हैं प्योर मैटर। आप प्योर मैटर का क्या मतलब होता है, ये एक ऐसा मैटर होता है जो कि बना हुआ होता है सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स का। और दूसरा टाइप इसका आता है इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर एक ऐसा मैटर होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। इसी पैटर्न पे ये जो प्योर मैटर है, इसको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वन इज कॉल्ड एज एलिमेंट एंड द सेकंड इज कॉल्ड एज कंपाउंड्स। ठीक है, आप यहाँ पे लिंक कर पा रहे होंगे। इसी एलिमेंट को बाद में फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक आता है आपका मेटल, दूसरा आता है नॉन मेटल और तीसरा आता है मेटलॉइड्स। और कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये वो टाइप होता है प्योर मैटर का जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और इसी तरीके पे अगर मैं बात करूंगा इम्प्योर मैटर की, इम्प्योर मैटर भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक आ जाता है होमोजीनियस और दूसरा आता है हेटेरोजीनियस। वहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पे मैं लिंक समझाने की कोशिश कर रहा था, हाउ दिस मैटर इज़ रिलेटेड टू द एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स बाद में किस तरीके से तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। ओके, लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे, अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूंगा, पीरियोडिक टेबल, वैसे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा पीरियोडिक टेबल देखना। पीरियोडिक टेबल में देयर आर अबाउट 118 एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल। उसमें से 90 क्या है, मेटल्स, 90 आर मेटल्स, 22 are non-metals and there are few metalloids। ये भी आप अपनी जगह याद रखोगे, ठीक है, क्योंकि ये भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। हाउ मेनी मेटल्स आर अप्रॉक्सीमेटली देयर इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो आपको ये भी थोड़ा सा डेटा याद रखने की ज़रूरत है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट डैश आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। सारे मेटल्स रूम टेम्परेचर पे होते हैं सॉलिड, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। मर्क्यूरी जो है ये रूम टेम्परेचर पे होता है लिक्विड। दिस इज एन एक्सेप्शन, ये आप याद रखोगे। एंड देयर इज एक्चुअली वन मोर एक्सेप्शन, वो भी आप अपनी जगह याद रखोगे। अगर हम टेम्परेचर को स्लाइटली हाई रखेंगे ना, एट स्लाइटली हाई टेम्परेचर, देयर इज वन मोर मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड दैट मेटल इज गैलियम। गैलियम भी स्लाइटली हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में। And rest of the metals are solids at room temperature. Let us talk about our question number 18.
नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपको बताना है वो कौन सा नॉन मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ब्रोमाइन। ब्रोमाइन एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर। और जितने भी बाकी नॉन मेटल्स हैं वो जनरली या तो सॉलिड स्टेट में होते हैं और गैसियस स्टेट में होते हैं। ये भी आप अपनी जगह अच्छे से नोट डाउन करके रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है मेटल की। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पुअर कंडक्टिविटी ऑफ हीट। हम सबको पता है मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब अगर हम यहाँ पे मेटल की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे ना, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर लस्टीरियस, मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल का क्या मतलब होता है, मेटल्स को हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दे कैन बी बीटन डाउन इनटू शीट्स। लाइकवाइज मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मेटल्स कैन बी बीटन डाउन इनटू वायर्स, ये भी आप अपनी जगह याद रखोगे। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ये तो हम सबको पता है। मेटल्स सोनोरस होते हैं। सोनोरस का क्या मतलब होता है, अगर मेटल किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ से ट्राई करेगा ना तो ये साउंड मचाता है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आप याद रखोगे, मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, हाई डेंसिटी। बट यहाँ पे आप एक एक्सेप्शन याद रखोगे, एक्सेप्ट लिथियम। एक्सेप्ट लिथियम मेटल्स की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। और भी एक दो प्रॉपर्टीज़ आप याद रखोगे, जैसे मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन मेटल। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इसमें से कौन सा नॉन मेटल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन। सिलिकॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल, इट इज नॉट अ नॉन मेटल। बाकी सारी एग्जाम्पल्स यहां पे क्या है, नॉन मेटल्स की। Let us talk about our question number 21. Metals like potassium, calcium, sodium have low melting and boiling points. जो metals हैं potassium, calcium and sodium, they have low melting and boiling points. आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ट्रू। मैंने आपको अभी बताया जो भी मेटल्स होते हैं they have high melting point and boiling point। और इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शंस क्या है, पोटेशियम, कैल्शियम एंड सोडियम। ये भी मेटल्स की ही एग्जांपल्स हैं बट दे आर हैविंग लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। लेट अस टॉक अबाउट ओवर क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रेफर्ड टू एज लाफिंग गैस। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इनमें से किस गैस को बोला जाता है लाफिंग गैस। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरीके से आप एक और इंपॉर्टेंट गैस याद रखोगे, ज़ेनॉन, जो कि एक नोबल गैस है, नोबल गैस, और इसको बोला जाता है स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर गैस। ये भी आप अपनी जगह याद रखोगे। और नोबल गैसेस के रिलेटेड आपको एक या दो पॉइंट्स याद रखने हैं। नोबल गैसेस जो होते हैं ना, दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस।
और एक और पॉइंट आप नोबल गैसेस के रिलेटेड याद रखोगे, दैट इज दे हैव फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा कि व्हाट डू वी मीन बाय फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं टच करूँगा केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्टली ये टॉपिक मेंशन्ड है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो इंपॉर्टेंट वंस है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। जो मेटल्स होते हैं ना, इनका जो आउटर शेल होता है उसमें लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वाइल एज जो नॉन मेटल्स होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में। जनरली 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द आउटर शेल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अपनी जगह नोट डाउन करके रखोगे। और ये जो मेटल्स होते हैं ना, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स while as non-metals are electron gainers। इसी तरीके पे आप एक और याद रखोगे पॉइंट, दैट इज ये जो मेटल्स होते हैं ना, दे फॉर्म कैटाइंस। कैटाइंस मैंने ऑलरेडी एक बार आपको बताया, कैटाइंस का क्या मतलब होता है, पॉजिटिवली चार्जड आयन्स। while as जो नॉन मेटल्स होते हैं दे फॉर्म एनाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है, आप इनको याद रखोगे। और लास्ट वाला पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये जो मेटल्स होते हैं ना, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाइल एज नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। So there are some other properties as well, but these are the most important chemical properties of metals and non-metals. लास्ट वाला पॉइंट जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, लेट अस से अगर मैं एक मेटल लूँगा, लेट अस से सोडियम, एटॉमिक नंबर क्या है 11। तो अगर मैं इसके शेल्स की बात करूँगा ना, पहले शेल में क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में क्या होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरे शेल में कितने होंगे 1 इलेक्ट्रॉन। दैट इज वाई आप देखोगे आउटर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, खाली 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए मैंने आपको बताया इन केस ऑफ मेटल्स आउटर शेल्स में क्या होते हैं, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वाइल एज नॉन मेटल्स की अगर मैं एक एग्जांपल आपको यहां पे बताऊंगा, लेट अस से मैं लूंगा क्लोरीन, एटॉमिक नंबर क्या है 17। तो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा क्या होगी, पहले शेल में 8, दूसरे शेल में 7, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, और तीसरे शेल में क्या होंगे 7। आप देखोगे आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 7। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया, नॉन मेटल्स के केस में आउटर मोस्ट शेल्स में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे गैसेस के रिलेटेड डाल दिया है, आप इसको भी एक बार देखो। वैसे ये लॉज आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। Which law states that the volume of an ideal gas at constant pressure is directly proportional to its absolute temperature? This is the statement of Charles law। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन। और जो हमारा नेक्स्ट लास्ट वाला प्रैक्टिस सेट होगा दैट विल बी रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स। वहाँ पे हम इकोनॉमिक्स के 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए। आई विश कि आप में से बहुत सारे बच्चों की सिलेक्शन इस एग्जामिनेशन में हो जाए। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड बाय।